वंदे मातरम विद्यार्थियों, राजस्थान जीके की क्विज के अंतर्गत आज हम राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान भूगोल के एक टॉपिक नदियाँ से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि अब तक जितने भी कंपटीशन हुए हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में राजस्थान की नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको एक या दो वीडियो में समावित करने का प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा कि कोई भी प्रश्न ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न नदियों से संबंधित छूटे नहीं। एक या दो वीडियो, अगर वीडियो लंबा हो तो मैं 2 भागों में इसको कर दूंगा और आपके सभी प्रश्नों को इसमें कवर करने का प्रयास करूंगा। प्रश्नों के साथ में, उसके विकल्पों के साथ में थोड़ी व्याख्या भी बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? आपका पहला प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो इसका सही आंसर आपको सोचना है 5 सेकंड के अंदर अंदर। आपका टाइम शुरू होता है अब। और तो इसका सही आंसर है राजस्थान, यानी लूनी नदी है मुख्य रूप से राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको जानकारी दे दूं कि लूनी नदी प्रमुखतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अजमेर में आना सागर झील के समीप स्थित नागबाड़ी से निकलती है और इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती या सरगावती कहते हैं। पुष्कर के पास में इसे साकरी और जालोर में रेल या नाडा या फिर सरस्वती और बाद में लूनी नदी कहते हैं। इसका जल बालोतरा जिला बाड़मेर में जो बालोतरा है वो वहाँ तक मीठा है, उसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए मीठी खारी नदी भी इसको कहते हैं। मीठी खारी का मतलब कुछ आधी भाग तक मीठी है, उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। खारेपन का कारण इसमें पचपदरा और दूसरी जो भी नमक की झीलें या उस क्षेत्र में नमक की अधिकता के कारण इसका पानी खारा हो जाता है। और मरुस्थल की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतरसलीला कहा है और इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, यानी 6 जिलों, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर 5 जिलों में बहती हुई ये नदी कच्छ की खाड़ी में या कच्छ के रण में गिरती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है चंबल नदी, दूसरा बनास नदी, तीसरा लूनी नदी और चौथा है बाणगंगा। तो आपका समय शुरू होता है, 5 सेकंड के अंदर आपको बताना है। और तो सही आंसर है सी, यानी लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। इसकी व्याख्या मैंने पहले प्रश्न में कर दी है तो इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? यानी जो नदियाँ 4 दी हुई है इनमें से सबसे ज़्यादा राजस्थान को जल आपूर्ति करने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है पहला चंबल, दूसरा बनास, तीसरा माही और चौथा साबरमती। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है आपका ए, यानी चंबल। तो चंबल नदी है वो राजस्थान को सर्वाधिक मात्रा में जल की आपूर्ति करती है क्योंकि ये राजस्थान की एकमात्र सदा निराई या वर्ष भर बहने वाली नदी भी है। तो उसका थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। सर्वाधिक जल आपूर्ति करने वाली इस नदी यानी चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है। अवनालिका अपर्दन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं और बता दूंगा। इसकी प्रवाह प्रणाली है वृक्षाकार है और ये राजस्थान की बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, यानी राज्य में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल का प्राचीन नाम क्या है? चंबल नदी है, उसका प्राचीन नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, खारी, लूनी, चर्मवती या पार्वती। तो 4 मतलब आपका टाइम शुरू होता है, 5 सेकंड में आपको उत्तर देना है। तो सही आंसर है चर्मवती नदी है या चंबल का प्राचीन नाम है। चंबल नदी को चर्मवती नदी कहते हैं और राजस्थान की इसको कामधेनु, बारामासी नदी, नित्यवाही नदी आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियों में आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज और छोटी काली सिंध है। और ये एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है, यानी 2 राज्यों के बीच की सीमा भी ये राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। इसके अलावा विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। इस नदी पे आपको याद होगा, चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, इस तरह से बांध बने हुए हैं। और चंबल नदी उत्खात बेडलैंड भूमि यानी बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए कुख्यात है
अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि उत्कात भूमि का मतलब होता है कि यहाँ जल अपर्दन के कारण अवनालिका अपर्दन जिसको बोलते हैं, गहरी खाइयाँ और गड्ढे बने हुए, और जहाँ अतीत में दस्यु यानी जो डाकुओं की समस्या इस क्षेत्र में काफ़ी फेमस रही है। धौलपुर और जो चंबल का भरतपुर कोटा का जो एरिया है उसमें ये दस्यु वाली समस्या काफ़ी चर्चित रही है। और ये जो यहाँ की जो भूमि है वो नदियों के कारण, छोटी मोटी नदियाँ उनकी शाखाओं के कारण कटी फटी धरातल है, इसको उत्कात भूमि या वेटलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। तो इस तरह से चंबल नदी की जानकारी थी। नेक्स्ट है चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती, यानी 4 जिले जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से कौन से जिले में से होकर नहीं रह जाती। तो पहला है कोटा, बारा, सवाई माधोपुर या करौली। तो आपका टाइम शुरू होता है, 4 में से आपको बताना है। सही आंसर है इसका बी यानी 12। जो चंबल नदी है वो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली में होकर बहती है, बारा में होकर नहीं बहती। थोड़ी सी विस्तृत जानकारी इसके बारे में कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की जनापा पहाड़ी यानी मऊ से निकल करके 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है, जो कि चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा के पास में है। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इन जिलों में बह करके ये नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज, इटावा जिले का जो मुरादगंज है वहाँ उसके समीप यमुना नदी में मिल जाती है। यानी चंबल है यमुना की सहायक नदी है, और यमुना आगे जाकर के गंगा में मिल करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी जो अपवाद क्षेत्र में मिलने वाली नदी है। तो ये हो गया। उसके बाद में राजस्थान में नदी प्रवाह के कितने रूप पाए जाते हैं, यानी जो अपवाह की दृष्टि से राजस्थान में नदियों के कितने रूप या प्रकार पाए जाते। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो आपका टाइम शुरू होता है, 5 सेकंड में आपको बताना है। तो सही आंसर है 3, यानी अपवाह की दृष्टि से, नदियों के प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान में 3 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से थोड़ा देख लेते हैं। तो राजस्थान की नदियों को प्रकृति, दिशा और प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, यानी ऐसी नदियाँ जो अपना जल है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इसमें जैसे चंबल की बात अभी हुई थी, तो चंबल है वो यमुना में गिरती है, और यमुना आगे जाकर के गंगा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह से जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियों का एक समूह हो गया। दूसरा समूह है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जैसे अरब सागर में गिरने वाली जैसे माही नदी है। इसके अलावा जैसे भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो नर्मदा, ताप्ती नदियाँ ये अरब सागर में गिरने वाली है। तीसरा जो प्रकार है वो है आंतरिक प्रवाह, यानी इनलैंड जो ड्रेनेज है प्रणाली वाली नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो किसी भी सागर में नहीं गिरती, यानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, उनका प्रवाह क्षेत्र है वो सीमित है, और मरुस्थल में या जो भूमि है उसी में ये प्रवाह विलीन हो जाती है, यानी कुछ समय के लिए ये बहती है, और इनका पानी ये समुद्र तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए इनको आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं। इस तरह से भारत में अफवाह की दृष्टि से नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह कौन सी है। यानी वह नदी जो मध्य प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान में बह करके खंभात की खाड़ी यानी गुजरात की तरफ जा करके समुद्र में मिलती है, अरब सागर में मिलती है। तो ऑप्शन है लूणी, माही, जोई या पार्वती। तो चारों में से आपको सही आंसर बताना है। आपका टाइम शुरू होता है। तो सही आंसर है माही नदी है, वो मध्य प्रदेश से होकर के अपना जल है राजस्थान में बह करके वापस गुजरात में होकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि माही नदी है मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू जो पहाड़ी है उसके सरदारपुरा के निकट मेहट झील से निकल करके राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू के निकट प्रवेश करती है। यह नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा जिले में लोहारिया गांव के समीप इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। आपको पता होगा माही बजाज सागर बांध राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इस पर बिजली उत्पादन के साथ साथ में सिंचाई के कार्य भी इससे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होती है उसके बाद में पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह कौन सी है। तो ऐसी नदी जो दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है यानी कर्क रेखा को ऊपर जो है राजस्थान का जो उत्तर की तरफ बहती है दक्षिण से, उसके बाद पश्चिम की दिशा मुड़ती है और फिर वापस पुनः दक्षिण दिशा मुड़ जाती है। तो 4 ऑप्शन है लूणी, माही, चंबल या काली सिंध। तो टाइम शुरू है आपका। तो इसका सही आंसर है माही नदी। माही नदी है वो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में जाती है। तो इसका थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं और इसमें ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव
एरन, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। माही की सहायक नदी ईरू नदी है, इसमें माही बांध से पहले ही मिल जाती है, और अन्य शेष जो भी नदियां हैं वो माही बांध के बाद में इसमें आकर के मिलती है। तो ये जानकारी थी माही नदी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों से सीमा बनाती है? तो इसके ऑप्शन है डूंगरपुर प्रतापगढ़, डूंगरपुर उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा और बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना है। सही आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा। थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई ये जो माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये प्रश्न कई बार अलग अलग कंपटीशन में पूछा जा चुका है, तो एक बार आपको गौर करना है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं, ये पहले अपने पढ़ लिया। ईरू, सोम, अनाज, चाप, एराव, एरन इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये भी एक बार रिपीट हो रहा है। और माही की सहायक नदी ईरू है, इसमें पहले ही मिल जाती है। अब इसमें जो मुख्य 2 बातें हैं, एक तो है कि कर्क रेखा को पार करने 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। इसके अलावा विश्व भूगोल के संदर्भ में देखा जाए तो भूमध्य रेखा, जैसे आपको पता है ग्लोब पे जो 3 मुख्य रेखाएं मानी जाती है, हालांकि अक्षांश रेखाएं काफ़ी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 3 रेखाएं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी जो रेखा है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो मकर रेखा है। तो विश्व की कुछ नदियाँ, विशेष नदियाँ ऐसी है जो इन तीनों रेखाओं को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। तो ये रोचक और इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और कई बार कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। तो कर्क रेखा को पार करने वाले 2 बार पार करने वाली नदी माही हो गई। कांगो या जायरे नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, यानी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, यानी दक्षिण अफ्रीका के आसपास लिम्पोपो नदी बहती है, और ये नदी मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ये मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी है, वो लिम्पोपो हो गई। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को पार करने वाली 2 बार पार करने वाली नदी कांगो या जायरे नदी हो गई, और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली माही नदी। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को वागड़ की या कांठल की गंगा कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है इसमें से चंबल, माही, सोम और जाखम। तो इसका सही आंसर है माही, यानी माही को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या बता देते हैं। इसे माही नदी को आदिवासियों की गंगा या वागड़ की गंगा भी कहते हैं, या कांठल की गंगा भी इसको कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहा जाता है, और सुजलाम सुफलाम जो क्रांति का संबंध है वो इसी नदी से है। तो ये जानकारी होगी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है? यानी 4 जो ऑप्शन दिए उनमें से कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? ऑप्शन है सरस्वती, लूणी, कांतली या काकनी। इन चारों में से ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है? तो आपका टाइम शुरू। तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। अब थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी कि राजस्थान की 2 नदियों का जो वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें पहली नदी है सरस्वती नदी, यह पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, और इसका अवशेष अब घग्गर नदी को माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बरसात के दिनों में या पूर्व में ये घग्गर नदी पाकिस्तान तक पहुंचती थी और फोर्ट रबास तक ये नदी जाती थी। अभी ये अवशेष के रूप में है, और जो वैज्ञानिक खोजें वगैरह हुई है सैटेलाइट से, तो उसमें ज़मीन के अंदर भी इसका जो पूरा रास्ता है, इसको वैज्ञानिकों ने इसको ट्रेस किया है। और इसके नदी के पथ पे जहाँ भी ट्यूबवेल या बड़े बड़े जो नलकूप खोदे गए हैं, वहाँ भरपूर मात्रा में मीठा पानी मिला है। तो ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि अतीत में ये नदी यहाँ प्रवाहित होती थी। दूसरा जो नदी है या ऋग्वेद में जिसका उल्लेख है वो है द्वेषवती नदी, या जिसको जो नदी जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाली नदी है, और द्रव्यवती नदी भी इसको कहते हैं। ये नदी जयपुर में बहती थी, और अभी इसका अवशेष के रूप में, क्योंकि ये बहुत पुरानी नदी है, और इस अभी अवशेष के रूप में इसमें अमानिसा नाला का जो नाम आपने कभी सुना होगा, ये इसके अवशेष के रूप में। आपको थोड़ा और जानकारी देंगे नेक्स्ट प्रश्न में। तो एक प्रश्न है नेक्स्ट जो है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? यानी कौन से जिले में ये नदी, द्रव्यवती नदी है, ये संबंधित है? तो वैसे थोड़ा हिंट तो आपको मिल गया। तो 4 ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भरतपुर और करौली। तो आपको 5 सेकंड में बताना है द्रव्यवती नदी का संबंध किस जिले से है। तो सही आंसर इसका जयपुर जिले से संबंधित ये नदी है। और
द्रव्यवती या ध्रुववती नदी है, जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाली नदी जयपुर में बहती थी और इसका अवशेष अमानिशा नाला है। बीच में या कुछ समय पूर्व आपने सुना होगा, मीडिया में अखबार में खूब आया था, अमानिशा नाला पे एक तो प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या है, ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, इसके अलावा अतिक्रमण के कारण ये चर्चा में था और राजस्थान हाईकोर्ट तक को यहाँ आदेश दे करके यहाँ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो इस तरह से अमानिशा नाला ये काफ़ी पूर्व में विवादित या चर्चित रहा है न्यूज़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है, यानी आहड़ नदी को उदय सागर के बाद में किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, माही, सोम, जाखम या बेड़च। तो आपका टाइम शुरू। तो इसका सही आंसर है बेड़च। थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं। बेड़च है, बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आहड़ नदी कहलाती है और इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में स्थित गोविंदा की पहाड़ियों से होता है। यह नदी भीलवाड़ा जिले के बिगोत के निकट बनास में मिल जाती है, यानी बनास की सहायक नदी है। और इसी आहड़ नदी के या बेड़च नदी के जो किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। तो ये आहड़ सभ्यता राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो ये बेड़च या आहड़ नदी। तो इस तरह से कुछ प्रश्नों को मैंने, नदियों से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट प्रश्न है वो अगले वीडियो में मैं शामिल करूँगा। तब तक आप इस पे देखते रहिए और जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।